नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है या नहीं। ओके, सो हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 2 में हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मैं बता दूं, कल कोई क्लास नहीं हुई थी। आज पहली क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की हमने ली थी, उसमें कुछ 10 सवाल भी किए थे हम लोगों ने। आज ही दूसरी क्लास है, तो आज ही सब शुरुआत होगी। क्लास आज 1 घंटे 45 मिनट की है, तो कृपया करके 1 घंटे 45 मिनट के बीच में ये ना बोलें कि मुझे भूख लग गई है सर, चक्कर आ रहा है, पेट खाली हो गया है। काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर रहो, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होनी है, ठीक है। और अच्छे तरीके से मजे मजे से सवाल करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। चलें शुरू करें। कल शाम को क्लास है 6 बजे। शनिवार को भी शाम को 6 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। तो जो ये क्लास बीच में नहीं हो पाई, शनिवार को भी क्लास लेंगे, ताकि जो वीक में क्लास होनी थी 5, वो 5 क्लास आपकी हो, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं आज की अभी। ओके, सो देखिए पहला सवाल जो आपके सामने है प्रस्तुत, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग 10 सवाल कर चुके थे, तो सवाल नंबर 11 से हम लोग शुरुआत करेंगे आज की। क्वेश्चन नंबर 11 सीधे पहुंच गए। आई थिंक 11 भी हो गया था क्या, 11 नंबर भी कर दिया था क्या हम लोगों ने? 11 हो गए थे, यस। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक एयरप्लेन का, एक पॉइंट हमने लिया ग्राउंड पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। 18 सेकंड के बाद अगर फ्लाइट 18 सेकंड उड़ जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। एयरप्लेन 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एयरप्लेन ऐसे नहीं उड़ रही है टेढ़ी, नहीं, हाइट बदल नहीं रही, हाइट फिक्स है 18, हॉरिजॉन्टली उड़ रही है 1800 मीटर की ऊंचाई पर। आपको प्लेन की स्पीड बतानी है, तो बहुत गौर से कलम वलम रख दो, बस समझने पे जोड़ दो कि यहाँ क्या हो रहा है। तो एक एयरप्लेन है, ये 45 डिग्री की ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब 45 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अगर प्लेन मेरा यहाँ पर है इस समय, तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। फिर कह रहा है कि भाई ये प्लेन हॉरिजॉन्टली ऐसे और आगे जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को आप बदल देते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कितना बना लेते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम करने जा रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ये जो 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डालना जरूरी है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डालना जरूरी है, ताकि हम कुछ रिलेट कर पाए इसको। ये ऊंचाई हमें पता है कि 1800 मीटर की है, ये भी हमें पता है कि प्लेन जो समय दिया हुआ है 18 सेकंड का, इस 18 सेकंड में इतनी दूरी यहाँ से यहाँ चल के जा चुका है। तो अगर हम ये दूरी निकाल लें तो समय पता है, दूरी बटा समय क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, किस तरह से इसको निकालेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, फटाक से करवा दूंगा। 30 डिग्री जो वैल्यू यहाँ पर दी है, गौर से देखिएगा, ये जो 30 डिग्री है, यहाँ ये 45 डिग्री है। तो अब आपको समझना क्या है कि अगर मैं 30 डिग्री के अपोजिट एक वैल्यू बोल दूं 1 है, तो ये भी 1 होगा। अभी मैं 1 मान रहा हूं, ये 1 1800 के बराबर है, ये बाद में कन्वर्जन करेंगे। 1 यूनिट 1 यूनिट। अब बताओ जरा कि अगर ये 30 डिग्री के अपोजिट 1 है, तो 60 डिग्री के अपोजिट ये वैल्यू कितनी बनेगी? आप कहोगे कि 60 डिग्री के अपोजिट जो वैल्यू बनेगी √3 बनेगी, यानी बेस में √3 आ गया। ये 1 है तो 45 डिग्री के अपोजिट यहाँ भी 1 होगा। 45 45 90, ये 45 है, तो 45 के अपोजिट अगर 1 है तो यहाँ भी ये 1 बनेगा। तो इतनी दूरी जो ये प्लेन उड़ा है, इस दूरी को मैं बोलूंगा कि ये √3 - 1 के इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, एक यूनिट 1800 मीटर के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि प्लेन जो दूरी चली है वो √3 - 1 यूनिट के इक्विवेलेंट है, अगर मैं ऊंचाई को 1 मान रहा हूं। यानी प्लेन 1800 इंटू √3 - 1 चल रहा है, क्योंकि 1 यूनिट 1800 है, तो √3 - 1 यूनिट 1800 इंटू √3 - 1 होगा। ये क्या होगा, ये मीटर में वैल्यू आएगी। अब 1800 इंटू √3 - 1 की दूरी चली गई है। अच्छा, कितनी देर में चली गई है? आप कहोगे 18 सेकंड में चली गई है। तो अगर ये दूरी 18 सेकंड में चली गई है, तो 18 से काटेंगे तो यहाँ ये 100 बनेगा। ये वैल्यू हो गई 100 इंटू √3 - 1, और 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 होती है। एक घटाएंगे तो ये 0.73 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 73.2 मीटर पर सेकंड। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है कि आपका आंसर हो गया 73.2 मीटर पर सेकंड? बोलिए हाँ, क्लियर है, 73.2 आपका आंसर हो गया। तो बहुत सरलता से आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, कोई तकलीफ इस प्रश्न में आपको नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सवाल आपका तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। बस यही करना है इस सवाल में, दूरी निकाल लो, समय दिया हुआ है, दूरी बटे समय क्या होती है, स्पीड यानी चाल होती है, ठीक है। 13वां सवाल देख लेते हैं बेटा गौर से। एक शिप है, उसका कैप्टन ये ऑब्जर्व करता है कि अगर वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसको 1 मिनट लगते हैं अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करने में 60 डिग्री से 30 डिग्री। आपको बताना है कि हाइट लाइट हाउस की क्या है। तो पहले सवाल समझोगे फिर समझ में आएगा। लाइट हाउस क्या होता है कि जो, ऐसे समझो लाइट हाउस होता है कि जो लोग समंदर में या नदियों में चलते हैं, तो वहाँ लाइट हाउस नाम की एक चीज होती है, जिससे उनको आइडिया लगता है, ठीक है, कि वो कितना दूर है। एक तरह से वो बीकन सिस्टम होता है।
बेंचमार्किंग है कि उस लाइट हाउस को देख के आइडिया लगता है उनको। तो ऐसे समझ लो कि ये लाइट हाउस है, एक ऊंचाई पे लगा होता है वो लाइट। तो यहाँ से एक शिप का कैप्टन देखता है कि यार उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, राइट। 60 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है और वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री है। और अगर वो लाइट हाउस से दूर जा रहा है तो आप मुझे एक बात बताइए, लाइट हाउस से दूर जा रहा है तो मतलब इस दिशा में जा रहा है, लाइट हाउस इधर है, ये आपका लाइट हाउस है ऊपर की तरफ यहाँ पर, इससे दूर जा रहा है तो ये इस दिशा में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दूरी बढ़ेगी। अगर दूरी बढ़ेगी तो एंगल क्या होगा, कम होगा, तो ये 30 डिग्री हो गई। कितनी दूरी गया, इतनी दूरी गया। ये दूरी किस स्पीड से चली गई है, वो दी है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली गई है। अच्छा, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप 1 मिनट चल रहे हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो ये 360 मीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड से 360 मीटर। तो आपने जो ये दूरी चली है 360 मीटर के बराबर, ये ज्ञान आपको दिया है। आपको इस लाइट हाउस की ऊंचाई निकालनी है जो कि h के बराबर है। अब इसको कैसे करना है, सवाल को करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप ये 60 डिग्री देख रहे हो, ये 60 डिग्री देख के इसके अपोजिट जो भुजा है उसको √3 मान लीजिए। जब 60 के अपोजिट √3 होता है तो ये 30 डिग्री बनेगा। यहाँ पर 30 डिग्री के अपोजिट 1 बनता है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे, ये हम बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे। अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि यहाँ 30 डिग्री के अपोजिट क्या है, तो यहाँ 30 डिग्री के अपोजिट 1 है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 60 डिग्री बनेगा, तो 60 के अपोजिट यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 का √3 गुना हो जाएगी। जो 30 डिग्री के अपोजिट भुजा होती है, 60 के अपोजिट की भुजा उसका √3 गुना होती है। तो आप कहोगे ये पूरी वैल्यू 3 हो जाएगी, ये ऑलरेडी 1 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ताकि टोटल 3 बन जाए। तो आप इस वैल्यू को लिखिए कि ये वैल्यू 2 यूनिट के बराबर है। अब आप कहोगे कि 2 यूनिट मुझे क्वेश्चन में 360 मीटर के बराबर दिया हुआ है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट तुम्हारा 180 मीटर के बराबर हो गया। 1 यूनिट 180 मीटर के बराबर हो गया, पर 180 यूनिट तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो कहाँ गलती हुई, को बताएगा मुझे। 1 यूनिट नहीं है वो, 1 यूनिट 180 है, सही है। लाइट हाउस की ऊंचाई 1 यूनिट ना होकर √3 यूनिट है। तो √3 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट अगर 180 है तो √3 यूनिट 180 √3 के बराबर होगा। और 180 √3 आपका क्या है, आंसर सी। तो सी ऑप्शन 180 √3 आपका सही होगा। सिंपल ट्राइंगल बनाओ। समझ में नहीं आया, धर्नीश जी आप पहली क्लास में थे बेटा, सच बताना। ओके, पहली क्लास में लग नहीं रहा कि आप थे। पहली क्लास में ये सब ट्राइंगल्स बना के समझाया मैंने कि साइड रेशियोज कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आपको साइड रेशियो नहीं समझ में आएगा तो आपसे दिक्कत होगी। आपको तो फर्स्ट क्लास का बेसिक इस क्लास के बाद जरूर कर लेना आप, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। 14वां सवाल क्या है, देखिएगा गौर से। जो द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 110 मीटर्स एंड 42 मीटर्स आर कनेक्टेड बाई ए रोप, if the rope makes an angle with the horizontal whose tangent is 17/31, then what is the distance between the two poles? अच्छा, ये tangent का मतलब क्या हुआ, ये tangent का मतलब है tan। तो ये क्या कह रहा है कि एक एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, उसका टेंजेंट यानी tan थीटा आपको 17/31 है, ये दिया हुआ है। आप पूरा डायग्राम समझो पहले। दो खंबे हैं, दो पोल्स हैं, उनकी ऊंचाई 110 और 42 है। तो एक 110 वाला बना लेते हैं, एक 42 वाला बना लेते हैं। ऐसे 110 और 42 इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिएगा, तो ये वैल्यू हमारी होगी 110 मीटर और ये हो गया हमारा 42 मीटर। 110 और यहाँ पर ये क्या आ गया, 42 मीटर बना दिया। इनको हमने एक रोप यानी एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा है, तो ये रस्सी हो गई आपकी। अब ये रस्सी जो हॉरिजॉन्टल से कोण बना रही है, क्षैतिज से जो कोण बना रही है, ये कोण हमारा थीटा हो गया। यही tan थीटा मुझे 17/31 दिया है। तो अब गौर से एक बात देखिएगा कि अगर ये पूरा 110 है और यहां से इतना 42 है, ये 42 है और ये पूरा 110 है, तो 110 में अगर मैं 42 घटाऊं तो कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक है। 68 आएगा, 68। तो इतनी ऊंचाई कितनी होगी, 68 होगी। अब मजेदार बात क्या है कि tan थीटा जो होता है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 17/31। ये ऑलरेडी आप बोल रहे हो 68 है और ये आपको निकालना है, मान लीजिए इसको x बोल दीजिए। तो ये 17 चौके अगर 68 है तो ये क्या होगा, 21 चौके 31 चौके 124 होगा। 124 आपका आंसर कहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 124। यही आपका सटीक और सही उत्तर है। कोई तकलीफ है तो बताओ। आई थिंक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 124 आपका उत्तर आ गया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर tan थीटा 17/31 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार, लंब और आधार का अनुपात 17/31 है। तो अगर लंब 17 की जगह 68 है यानी 4 गुना है, तो आधार 31 का 4 गुना यानी 124 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आसानी से हो जाएगा। सवाल नंबर 15 जरा गौर से देखिए सभी लोग। कह रहा है महेश है जो कि 1.75 मीटर ऊंचा है, टॉल है, लंबा है। ये खड़ा हुआ है कुछ दूरी पर जो कि 75.5 मीटर टॉल जो टावर है, एक टावर है जो 75.55 मीटर का है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। जब वो टावर की तरफ आगे चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसके सर का, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने टावर की तरफ कवर किया है जिसमें ऐसा हुआ। तो जरा गौर से सवाल को देखिए। पहले तो ये महेश हो गया जो 1.75 मीटर ऊंचा है और एक बड़ा सा टावर है, वो टावर बना दिया मैंने। कहानी यह है कि महेश पहले जब यहां है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है।
कितना है 30 डिग्री है। फिर महेश यहां आ गया, महेश आगे जाएगा, थोड़ा आगे जाने से क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अब 30 के बजाय अब 60 हो गया, तो यहां पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यहां पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 30 डिग्री था। ये जानकारी हमें दी हुई है। ये 1.75 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 1.75 होगी। इतनी वैल्यू किसके बराबर होगी, टोटल 75.55 है, तो 75.55 में से मैं 1.75 घटा देता हूं, तो ये 0 बनेगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 आएगा, 74 में से 1 गया और 73 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी 73.8 हो गई। ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई, 73.8 के बराबर हो गई, इतनी ऊंचाई। मुझे निकालना है ये दूरी, ये दूरी मुझे कैलकुलेट करना है। तो जरा गौर से ध्यान से देखिएगा इसका आंसर कैसे निकलेगा। आप वही करिए कि 60 डिग्री के अपोजिट आप बोलिए कि अगर √3 होगा तो ये 30 डिग्री है, इसके अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर बड़े वाले ट्राइंगल को देखोगे तो आप कहोगे 30 डिग्री के अपोजिट यहाँ √3 है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ 60 डिग्री के अपोजिट 3 बन जाएगी, तो इतनी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। तो आपको अब √3 की वैल्यू दी है, कितनी है, 73.8, ये √3 की वैल्यू है। आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे होगा मैं बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। ये जो 73.8 है, जरा इसको देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। √3 - 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, नहीं, √3 - 1 आपको यहाँ नहीं लिखना है, मतलब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन जटिल है, बट घबराना नहीं है, कराऊंगा मैं, कैसे होगा ये इसके आगे। 73.8 बटे √3 × 2 आपको निकालना है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? भाई 1 यूनिट निकालोगे तो नीचे जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में ना √3 नीचे कहीं नहीं दिया है, √3 ऊपर दिया है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये √3 खत्म हो जाएगा और यहाँ 3 बन जाएगा। अब मैं इस 3 से काटूंगा इसको जाके, तो बनेगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक 18, 24.6 × 2, जो कि हो गया 49.2 × √3। 49.2 × √3 क्या है, सी के बराबर है, 49.2 × √3, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ ये जो क्रिटिकल स्किल है कि √3 डिनोमिनेटर में अगर आया तो डिनोमिनेटर के रूट को खत्म करने के लिए हम एक और √3 से गुणा कर देंगे, वो 3 बन जाएगा, और फिर मैं 73.8 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू हमारी 24.6 आ जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यस बोलिए, हाँ क्लियर है, कहिए क्लियर है, यस, ऑलराइट। अगला सवाल देखते हैं, 16वां प्रश्न। सवाल पढ़िए जरा, प्योर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाओगे अगर आप ट्राई करोगे तो। ठीक है, एक लैडर को आपने प्लेस किया है एक वॉल के अगेंस्ट इस तरीके से कि ये वॉल के टॉप तक पहुंचता है। जो फुट है लैडर का वो 12 मीटर दूर है वॉल से। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वॉल का बेस लैडर से वो 75 डिग्री है। आपको बताना है कि लेंथ लैडर का कितना है। देखते हैं इसको सवाल को। तो लैडर अगर एक दीवार के सहारे खड़ी है तो कुछ ऐसे कहानी होगी कि ये हमारी लैडर है और ये हमारी वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है। लैडर का जो फुट है ना ये 12 मीटर दूर है वॉल से, तो वॉल से 12 मीटर दूर लिख दिया। वॉल के टॉप का यहाँ के बेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 75 डिग्री दिया है, बना दिया मैंने। हमें इस लैडर की लंबाई बतानी है। आप एक काम करो, बस ये 15 डिग्री बना, 15 डिग्री के अपोजिट जब 1 होता है, आपको पता है 75 के अपोजिट क्या होता है, वो ट्राइंगल बनाया था मैंने, 2 + √3 होता है। जब यहां 2 + √3 होता है तो ये वैल्यू √2 × √3 + 1 होती है। ये साइड रेशियो होता है। अगर 15 के अपोजिट 1 है तो 75 के अपोजिट 2 + √3 होता है, और 90 के अपोजिट √2 × √3 + 1 होता है। यही लैडर की लंबाई है। अब आप कहोगे सर 1 यूनिट तो 12 के बराबर है। 1 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो लैडर की जो लंबाई होगी ये 12 से गुणा हो जाएगी, तो 12 √2 × √3 + 1 बनेगा, जिसको आप लिख सकते हो ये है 12 √6 + 12 √2। 12 √6 + 12 √2 क्या है, बी ऑप्शन है, तो बी करेक्ट हो गया। सीधा सा सवाल है, त्रिभुज पे बेस्ड है। हाइट्स एंड डिस्टेंस में अगर आप ट्राइंगल्स बेसिक ध्यान रखें, बेसिक केसेस पता हो कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सारे सवाल बड़ी सरलता से क्रैक होंगे आपसे, बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा गौर से, ये अच्छा सवाल है, डिफरेंट सवाल है। एक राउंड बलून है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर का है। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर होना चाहिए, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट से ए। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ बलून फ्रॉम पॉइंट ए। जरा इसका थियरी समझ लो पहले, ठीक है, मैं इसका थियरी समझाता हूँ। सो आपको पहले समझना क्या है कि जैसे बलून जो होगा ये स्फेरिकल पीस होता है, बट 2D में बनाऊंगा, 2 डायमेंशनल में, तो मैं एक गोला को वृत्त की तरह ही बना सकता हूँ। अब जरा देखो कि कोई एक पॉइंट है, जैसे आंख है किसी की ऐसे, तो यहां पर क्या होता है, मतलब कैसा कोण ये बनाएगा आंख पे। तो ये बलून जो कोण बनाएगा ना ये कुछ ऐसा कोण बनाएगा, ये वाला जो कोण होता है ये,
ये कोण इसकी आंख पे बनेगा, मतलब ये पूरा बलून ये वाला एंगल उसकी आई पे बनाता है। आई को हम एक पॉइंट सोर्स की तरह ही लेंगे। आप कहोगे सर 2 आंख होती है, ठीक है, ऐसा करोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आंख को एक पॉइंट सोर्स की तरह मानना पड़ेगा, एक बिंदु की तरह मानना पड़ेगा, और फिर हम कहेंगे ये कोण आपका बनने वाला है। सवाल देखिए क्या कह रहा है आपको इस सवाल में, आगे जो सवाल है वो कह रहा है कि सेंटर से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपको दूरी कौन सी निकालनी है, आपको जो दूरी निकालनी है वो ये वाली निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, अगर सेंटर इसका ए है। और सवाल में देखना क्या डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो मैं रेडियस बना देता हूं पहले। तो रेडियस के टर्म्स में हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये रेडियस हो गया आपका। तो आप बताओ अगर मेरा रेडियस आर है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं कि ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। यस और नो? यस। ये 90 डिग्री होता है, ज्योमेट्री में पढ़ोगे आपकी जो स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होता है, वो रेडियस से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 हो गया, ये आर हो गया। अब मुझे बताओ आपकी ये जो ग्रीन लाइन है, जिसको मैं अगर ए बोल दूं और ओ बोल दूं, ये किसके बराबर होगी? क्या ये आर कोसेक थीटा बाई 2 के बराबर होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि आर जो ग्रीन लाइन है वो हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो हाइपोटेनस बटे आर क्या होगा? कोसेक थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो ओए की वैल्यू क्या होगा? आर कोसेक थीटा बाई 2 होगा। तो अब अगर ओ ए मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन में जो सवाल है, आगे आप देखिएगा ध्यान से, सवाल में 60 डिग्री का कोण दिया है, रेडियस 6 दिया है। तो रेडियस आप 6 रखिए और यहां आप लिखिए कोसेक 60 बटे 2 बनेगा 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 के बराबर होती है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 दूनी 12। आपका आंसर कितना आ गया? 12। वैसे ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया है आपको कि एग्जाम में हो सकता है थीटा के टर्म में ही पूछ ले, तो ये ध्यान रहेगा, तो आप आसानी से लिख दोगे। या इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 6 दिया है और ये एंगल 30 डिग्री है, 60 का आधा। अब ये 30 60 90 वाला ट्राइंगल लगा लो ना, अब ये 30 60 90 हो गया। 30 के अपोजिट जब 6 होता है तो 90 के अपोजिट उसका दुगना होता है, 12। 30 के अपोजिट जब 1 होता है तो 90 के अपोजिट 2 होता है, और 60 के अपोजिट √3 होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो आप सीधे ये बना के लगा सकते हो, आपको ये फॉर्मूला जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 60 90 ट्राइंगल से हो गया। एग्जाम में अगर उसने थीटा के टर्म में आंसर पूछा, कभी कैसे दे दिया कि थीटा कोण बनाता है, बताओ ये दूरी थीटा के टर्म में क्या होगी, तो आंसर आर कोसेक थीटा बाई 2 होगा। यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, आप 30 60 90 से सरलता से प्रश्न लगा सकते हैं। तो अगर आंसर की बात करेंगे इस सवाल में, तो यहाँ पर आपका 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो गया। ठीक है कि नहीं? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, बाकी जो बेटा सवाल है, कुछ लोगों का सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को लेके कुछ है, कुछ लोगों का यूट्यूब सेशन को लेके कोई प्रश्न है मेरे, उसको क्लास के अंत तक रोक के रखिए। अभी आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। बाकी जो आपके प्रश्न हैं इधर उधर के, उनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है कि यूट्यूब पे सर क्या आपने बनाया था वीडियो, उसमें ऐसा क्या बोल दिया आपने ठीक, तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। 18वां सवाल देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स ABC on a line leading to foot of the tower are 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हमें BC और AD का रेशियो निकालना है। इस सवाल का ट्रिग्नोमेट्री से कोई खास लेना देना है नहीं, सिवाय इसके कि एक टर्म यूज किया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में, एक्चुअल में सवाल ज्योमेट्री का है। तो बताता हूं मैं कि एक टावर हो गया आपका, ये ध्यान से देखिएगा। अब कह ये रहा है कि मैं कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जानते हो आप क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय बिंदु, मतलब तीनों बिंदु एक लाइन पे होंगे, एक रेखा में होंगे। ओके, तो एक का 30 डिग्री है, उसको ए बोला गया है। एक का 45 डिग्री है, उसको बी बोला गया। एक का 60 डिग्री है, उसको हमने सी बोला है। ये इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं। अब देखिएगा गौर से, यहां पर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं यहां से, क्योंकि इन्हीं के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए थे, तो ये बनाना जरूरी है कि ये भाई 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, और ये हमारा 60 डिग्री कोण है। बना दिया। आगे हमसे पूछा है कि भाई बीसी का रेशियो मुझे एडी से चाहिए। टावर का फुट डी है, तो बीसी रेशियो एडी मुझे कैलकुलेट करना है, अनुपात। कैसे करोगे इसको? मुश्किल नहीं है, सरलता से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। आप बस ये कहोगे कि भाई जो 60 डिग्री है ना, इसके अपोजिट हम √3 मान लेते हैं, तो ये 30 डिग्री बनेगा, इसके अपोजिट 1 आ जाएगा, राइट? लिख दिया 1। और हमें चूंकि एडी निकालना है, तो एडी के लिए आप सीधे एडी लिख सकते हो कि भाई अगर 60 के अपोजिट √3 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये 30 के अपोजिट है, 30 के अपोजिट ये वैल्यू 3 बनेगी। ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, आइए अब बताओ मुझे कि AC की वैल्यू किसके बराबर होगी? AC की वैल्यू हमारी 2 के बराबर होगी। ये इतनी वैल्यू 2 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इतना 1 है, टोटल हमारा 3 है, तो ये वैल्यू हमारी 2 के बराबर होगी। इतना 2 हो गया। मेरा अगला सवाल है कि BC कैसे निकाला जाए। तो आप ये कहोगे कि भाई 45 के अपोजिट अगर √3 है, तो ये पूरी वैल्यू √3 के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो आप ये कहोगे कि इतनी वैल्यू √3 - 1 के बराबर है, तभी तो √3 - 1 और 1 मिला के √3 बनेगा।
अब निकल गया जो आप पूछ रहे थे, बीसी रेशियो एडी। बीसी रेशियो एडी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू है √3 - 1 और जो एडी है उसकी वैल्यू है 3, तो √3 - 1 रेशियो 3 आपका आंसर क्या है? बी। लेकिन मजा ये भी ध्यान रखो कि ए बी भी पूछ सकता था कि ए बी का बीसी से रेशियो क्या है। ए बी कैसे निकालते आप कहोगे टोटल वैल्यू 3 है, इतनी वैल्यू 2 है, 2 में, या ऐसे देखो ये टोटल वैल्यू कितनी है? 3 है, यहां से यहां तक √3 है, तो ये वैल्यू 3 - √3 है। तो अगर आपसे ए बी का बीसी से रेशियो पूछ लिया जाता, मान लिया इसमें पूछा नहीं है, ए बी का बीसी से रेशियो पूछ लेता, तो वो वैल्यू कैसे बनती है आपकी? 3 - √3 रेशियो √3 - 1। यहां से √3 कॉमन हो जाता, ब्रैकेट में √3 - 1 बनता, जो कि √3 - 1 से कट जाता, और आपका वैल्यू बनता ए बी का बीसी से रेशियो √3 रेशियो 1। ये नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाता तो ऐसा लिखते। ठीक है, दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड। जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर है √3 - 1 रेशियो 3। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है एक घर का जो विंडो है यानी खिड़की है वो h मीटर ऊंची है ग्राउंड से, धरातल से, जमीन से। विंडो से जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, क्योंकि विंडो एक ऊंचाई पे है, तो कह रहा है अगर एक सामने हम एक घर देख रहे हैं, उस घर के टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि उसको खिड़की से ऐसे देखना पड़ेगा, और अगर उसका बॉटम देखेंगे तो ऐसे नीचे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। वो अल्फा और बीटा है। आपको उस घर की ऊंचाई बतानी है अगर खिड़की h ऊंचाई पे है, ये हमें पता है। तो सवाल देखिए कैसा है, ऐसा है कि ये घर हो गया, और यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए यहां से मैं देख रहा हूं एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और ये वैल्यू हमारी h हो गई। ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। मुझे इसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो आप कहोगे इतना तो देखो h ही हो जाएगा, यहाँ तो कोई शंका ही नहीं है, इधर h तो इधर h, मुझे कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई चाहिए, तो वो जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल कैसे करना है देखो, ये सवाल किस प्रकार से होगा, कैसे इसको लेके आगे बढ़ना है। आप कहोगे ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? बीटा ही होगा। यस। अगर ये h है तो क्या आप बोलोगे ये h कॉट बीटा है? यस। तो ये वैल्यू भी h कॉट बीटा हो गई। यस। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है और ये h कॉट बीटा, यानी मुझे बेस दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा? h कॉट बीटा बेस इनटू tan अल्फा करना पड़ेगा मुझे। याद होगा आपको कि अगर ये वैल्यू मुझे x दिया होता है और ये एंगल अल्फा दिया होता है, तो ये वैल्यू x tan अल्फा होती है, तो h कॉट बीटा इंटू tan अल्फा, इतने की वैल्यू आ गई। अब जो टोटल वैल्यू बनी इस टावर की ऊंचाई, वो बना h कॉट बीटा tan अल्फा प्लस h, ये वाला h भी जोड़ दो। यहां से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, और यहां से क्या मिलेगा? कॉट बीटा इंटू tan अल्फा। अभी जी क्लास के अंदर बताता हूं बेटा, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए। h इंटू, नहीं, कॉट बीटा tan अल्फा, एक गलत दिया हुआ है थोड़ा, कॉट बीटा tan अल्फा कॉट अल्फा। अल्फा और बीटा में तो कोई रिलेशन है नहीं है, अल्फा बीटा दो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो यहां से एक्चुअली इसको आप अल्फा बना लीजिए, ये tan अल्फा होना चाहिए, कॉट बी tan अल्फा, तो आपका आंसर बी होगा। ये अल्फा अल्फा ही लिखा हुआ है, अल्फा अल्फा नहीं चलेगा, एक बीटा होना चाहिए। यहाँ पर आप कर लो tan बीटा कॉट अल्फा, और फिर आप बी लगा लो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को? से यस, क्लियर है? एच कॉट बी tan अल्फा कैसे आया शेखर? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको पहली क्लास में, कि इन सब चीजों को डायरेक्टली लिखना सीखो, कि अगर ये x है तो ये x tan अल्फा होता है, तो अगर ये इतनी दूरी मुझे h कॉट बीटा दिया है तो ये h कॉट बीटा इंटू tan अल्फा होगा। या फिर आप ऐसे लिखो कि tan अल्फा बराबर दिस अपॉन दिस, वहां से भी आ जाएगा, बट वो करना नहीं है आपको, आपको थोड़ा एक स्टेप मेंटली सोचना है। ठीक है, एक ऐसे आंसर है। कौन कह रहा है ए आंसर है? कहाँ ए आंसर है हरीश? सीट में? शीट के आंसर पे नहीं जाना है आपको, यहाँ सामने मैंने आपके सॉल्व किया है। अब इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने सॉल्व किया है और इसमें कुछ गलती नहीं है, दोनों जुड़ेगा तो यही बनेगा ना, समझे बेटा? ओके, तो आंसर इज h इंटू 1 प्लस कॉट बीटा tan अल्फा। बाकी शीट में अगर ये दिया तो करेक्ट कर लो, समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसमें करेक्शन भी रिक्वायरमेंट है ना, बीटा बीटा नहीं चलेगा ना, हमें अल्फा बीटा दोनों चाहिए। आपकी शीट कहाँ मिलेगी? ये जो पीपीटी अभी आप देख रहे हो ना, इसके अंत में मैंने शीट अटैच कर दी है, तो जिन्होंने इंडिविजुअल बैच ले रखा है उनको ये दिक्कत थी कि अपडेट सेक्शन उनको नहीं दिखता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन में उनको अपडेट सेक्शन दिखता है, वहां भी हमें पीडीएफ डालते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्टोर से परचेज किया है इसको,
उन्हें शायद नहीं दिखता है अपडेट सेक्शन, तो इसी की पीपीटी में अटैच कर दिया है। तो जब आप बाद में इस क्लास की पीपीटी डाउनलोड करोगे आपको शीट मिल जाएगी। ठीक, 20वां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है एट ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/3 ऑन वॉकिंग 195 मीटर्स टुवर्ड्स द मूवमेंट द सीकेंट। देखो सीकेंट जब लिखा है, टेंजेंट जब भी लिखा है यहाँ, तो इसका मतलब है सीकेंट का मतलब सेक, सेक थीटा जो भी एंगल होगा, सेक ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जो भी उन्नयन कोण है उसका सेक, उसकी वैल्यू दी है √145/9। आपको बताना है कि इस मोन्यूमेंट की ऊंचाई कितनी है। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, जैसे हमारा ये मोन्यूमेंट है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली ऐसे, तो आगे देख क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द मोन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ मोन्यूमेंट। तो ये जो टॉप है मोन्यूमेंट का, ये इसका टेंजेंट, अगर मैं इसका थीटा यहाँ पर लिखूं तो मुझसे कह रहा है कि tan थीटा की वैल्यू आपकी 1/3 है। अच्छी बात है। फिर कह रहा है मैं 195 मीटर यहाँ आगे बढ़ जाऊं, यानी ये 195 मीटर की दूरी मैंने ऐसे कवर कर ली। तो कह रहा है कि जो सीकेंट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का, राइट, मतलब यहां पर अब क्या हुआ कि एंगल चेंज हो गया। तो ये जो एंगल आपका चेंज हुआ, मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो गया। ये जो अल्फा एंगल है, तो ये कह रहा है आपसे कि जो सेक अल्फा है ये √145/9 के बराबर है। ये आपकी पूर्ण कहानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो सवाल अब ये है कि हमें इस मोन्यूमेंट की ऊंचाई बतानी है कि कितनी है, ये हमें पता करना है। तो इसको कैसे आप रिलेट करेंगे ये मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, शुरू करें। आप मुझे बताओ कि सेक अल्फा का मतलब क्या होता है। सेक अल्फा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी आप कहोगे अगर ये 9 है तो ये √145 है। मैं कहूंगा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहूंगा इसकी वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी। आप कहोगे पाइथागोरस लगा लेते हैं। √145 का स्क्वायर 145 होगा, माइनस ये 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 19 और 45 64 बनता है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 8 के बराबर आ जाएगी। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ये वैल्यू इस्तेमाल करूं तो ये वैल्यू 8 के बराबर है। आपको ये भी पता है कि जो tan है इस थीटा का वो 1/3 है। तो अगर आपने कहा ये वैल्यू 8 है तो आप क्या बोलोगे, ये टोटल वैल्यू कितनी है, 8 का 3 गुना होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू 24 होनी चाहिए। अगर ये 24 होगा तभी तो tan थीटा 1/3 बनेगा। अगर ये 24 है और ये 9 है तो क्या इतनी वैल्यू, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू, ये यहां तक जो दिया ये वैल्यू 15 के बराबर होगी। क्या यही 15 यूनिट आपको सवाल में 195 मीटर के बराबर दिया है? यस। तो क्या ये 1 यूनिट 15 के नाम 15 15 3 45 यानी 13 यूनिट के बराबर है? यस। 1 यूनिट अगर 13 यूनिट के बराबर है तो जो हाइट है मोन्यूमेंट की क्या वो 8 यूनिट है? तो क्या 8 × 13 आपका 104 होता है? आप कहोगे यस सर। तो आपका उत्तर ए आ गया, 104 यूनिट। यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल सवाल है। आपको बस इस तरीके से सॉल्व करना है और आसानी से आप बहुत सरलता से उत्तर निकालेंगे। कोई एक्स वगैरह आपको नहीं मानना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स वगैरह एज्यूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 21वां सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आई सी ए बर्ड फ्लाइंग अवे एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.7568 km/h in sky. The angle of elevation is 60 degree. After half minute, I see the bird again, and this time angle of elevation is 30 degree. What is the perpendicular distance of the bird from me? मेरे से जो बर्ड है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ऊंचाई कितनी है। तो देखो यहाँ पर बर्ड की स्पीड दी हुई है और एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मैं 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ यहाँ से कि 60 डिग्री पे एक बर्ड है जो उड़ रही है, यहाँ 60 डिग्री एंगल। अब कह रहा है कि आधे मिनट के बाद यही एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। तो आधे मिनट में जो बर्ड है ना वो यहाँ से यहाँ चली गई होगी और यहाँ से यहाँ जाने से क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ये मैंने बना दिया। आपको ये बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम मी। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे अगर बर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी आपको ये, अगर आपने एच माना है ये एच, तो यही एच निकालना है आपको और यही आपका आंसर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसी भी डिस्टेंस कंपोनेंट में दो डिस्टेंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल परपेंडिकुलर, इन दोनों को मिलाने से एक्चुअल डिस्टेंस मिलती है। ये परपेंडिकुलर या वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये ऊंचाई निकालनी है। तो अब देखिए गौर से ये कैसे निकलेगी, इसको बहुत सरलता से निकालेंगे। आप एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले मैं जरा इस पॉइंट को भी यहां से यहां जोड़ देता हूं ताकि ये करना थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए।
हम कहेंगे 60 के अपोजिट अगर इस ऊंचाई को मैं √3 मान लूं, ये भी √3 बनेगा। तो यहाँ 30 है, 30 के अपोजिट √3 है तो ये 1 बनेगा। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में अगर जाओगे, ये 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में अगर आप जाते हो, यहाँ से जो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल है मैं बनाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर आप जाएं 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में, तो देखिएगा 30 के अपोजिट अगर √3 है तो 60 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। तो ये वैल्यू आपकी इतनी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। यस है। अब ये 2 यूनिट की जो वैल्यू है, आप कह रहे हो कि 1.7568 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप आधे मिनट चले हो। किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 5/18 से गुणा करूंगा। ठीक है, ये 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड होता है, इससे गुणा किया तो ये मीटर में चली गई दूरी आ गई, जो कि 2 यूनिट के बराबर है। अगर मैं 2 यूनिट निकाल लूंगा तो हाइट, जो ऊंचाई है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो √3 यूनिट के बराबर है, तो वो भी निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो जरा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। आपको अगर 3 से काट लोगे तो 3 धामा 3 छक 18 बन जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा यार ठीक है 6 बन गया ये। अब 6 से काटना शुरू करने जा रहा हूं मैं, 6 से काटता हूं तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 5 17, 6 9 54, 1, 6 दूनी 12, 6 48, इतनी वैल्यू आ गई। इसको मुझे क्या करना है, 5 से इस वैल्यू को गुणा करना है एक तरह से। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो जरा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनने वाला है। तो 5 से अगर गुणा करूं मैं तो मुझे मिलेगा यहाँ से, 5 से गुणा करने का मतलब होता है किसी भी संख्या को 18, हाँ होने को हो जाएगा 18 से कैंसिल, मोना जी मैं वो मना नहीं कर रहा, बट बाद में 30 से गुणा करना पड़ेगा ना, फिर आपको बेहतर है आप 3 से पहले काट के फिर डिवाइड करिए। ठीक, 5 से गुणा करने का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा करके 10 से गुणा कर दीजिए, ये मतलब होता है। तो अगर मैं आधा करूंगा इसका तो 2 का नम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 ऐसा बना, इनटू ये वैल्यू आपकी जो 10 है वो तो रहेगी। 5 का मतलब होता है 10/2, तो 10/2 का मतलब होता है ये एक दशमलव जो है यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा। 10/2 किया और एक 10 और है, तो ये वैल्यू आपकी 14.64 आ गई आपकी एक तरह से। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 14.64 के इक्विवेलेंट कौन सा उत्तर है। 10√3 है, नहीं है। 20√3 है, नहीं है, तो 20 से ज्यादा है। ये वैल्यू भी 20 से ज्यादा है, ये भी सही नहीं है। अब इस वैल्यू की संभावना है, देखते हैं कि क्या ये मैच कर रहा है। 20/1.7, क्या ये मैच करेगा एग्जैक्टली? तो ये भी मैच नहीं करेगा एक्चुअल में, है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू मैच, क्योंकि 1.7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 200/17 मिलेगा, 200/17 मिलेगा, तो मैच नहीं करेगा। लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, आपको ये देखना है क्या मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नहीं, मुझे √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू तुम्हारे सामने लिखी है, अभी जो डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट की है, 2 यूनिट की वैल्यू है एक्चुअली। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 14.64 आई है तो मुझे √3 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना। तो पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 2 सत्ते 14, 7.32 आ गया। अब आपको √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपका आंसर जो है वो 7.32 इंटू √3 है। आप बताओ कौन सा आंसर है आपका, क्या ये आंसर है? ये आंसर है। 7.32 जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप सोचिए किसके बराबर है। ये 10√3 से क्या इसका लेना देना है कुछ? ये √3 - 1 इंटू 10 है, ये वैल्यू आपकी √3 - 1 इंटू 10 है। यस, ये जो वैल्यू लिखी है ना आपके सामने, देखो √3 - 1 इंटू 10 है कि नहीं है? यस, तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं 10√3 - 1 इंटू √3। दैट इज व्हाट माय आंसर विल बी। अब गिवन ऑप्शन में ये किससे मैच करेगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये किसी से मैच नहीं करेगा एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिवली जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 इंटू 3 माइनस √3। तो अब हमें ये देखना है कि भाई अगर अप्रॉक्सीमेटली देखना हो कि मेरा आंसर किसके बराबर लगभग आएगा, तो वो एक अलग पॉइंट है कि हम अप्रॉक्सीमेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि 7.32 इंटू 1.7 हमें करना है। तो अगर हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो नियरेस्ट होगी वो लगाएंगे, बट इसके एग्जैक्ट आंसर यहाँ नहीं दिए हैं कहीं भी। एक्चुअली में इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये दिया होना चाहिए सॉल्व करके। मैं इसमें एक ऑप्शन करेक्ट करूंगा, अपनी तरफ से करूंगा और उसी को लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है। ये आंसर इसका एग्जैक्टली ऐसा है, ये करके डी लगा लो, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें एग्जैक्ट ये व्यक्त नहीं किया गया। ओके, क्लियर, समझ में आया? धन्यवाद तुषार जी, अगर आपको कोर्स से फायदा हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है 10 इंटू 3 माइनस √3। इसमें कोई मतलब जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं ये ऑप्शन दिया होना आवश्यक है, ऐसे ही देना चाहिए था, जो नहीं दिया है हमने करेक्ट कर दिया। 7.32 को हम √3 - 1 लिख सकते हैं और इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन लगा दो।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट करने की नीड है, आप भी अपने शीट में करेक्ट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है एक h यूनिट हाइट का, फ्रॉम ए हाइट ऑफ h यूनिट्स, h यूनिट की ऊंचाई से एक आदमी देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है एक टावर के टॉप और बॉटम का, जहां पर h, ये भी दिया हुआ है कि जो h है, कैपिटल H है, वो 4h का से बड़ा है। देखेंगे क्या इसका मतलब है। कह रहा है टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब so that the values of angle of elevation and angle of depression get interchanged for the top and bottom of the tower. Let's see. Okay. So basically सवाल यह है कि h यूनिट की ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा पाता है टॉप और बॉटम एक टावर का जिसकी ऊंचाई h है। तो ये कैपिटल H की ऊंचाई का कोई टावर है, तो ये कह रहा है कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको मिलता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसको मिलता है, ये अल्फा और बीटा है, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा डायग्राम भी थोड़ी देर पहले भी हमने एक बनाया था, कुछ उसी प्रकार का लग रहा है। बस यहाँ ये h दिया हुआ है, ये कैपिटल H दिया हुआ है और कुछ कहानी जो बोल रहा है कि ये मोर देन 4h है, इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है। विल सी दैट। सवाल ये कह रहा है कि ये फर्दर कुछ ऊंचाई पर चढ़ेगा और उस ऊंचाई पर चढ़ने के बाद ऐसा हो रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप जरा गौर से एक बात देखिएगा, ये ऊंचाई कितनी हुई, h माइनस h हुई। तो अगर मैं इतनी दूरी को x बोल दूं तो आप यही कह रहे हो ना कि भाई tan अल्फा की वैल्यू क्या है, h माइनस h बाई एक्स है, और आप कह रहे हो कि जो आपकी tan बीटा है इसकी वैल्यू क्या है, tan बीटा की वैल्यू आपकी h अपॉन x है, यही बोल रहे हो ना आप। अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इंटरचेंज होने वाला है कुछ सर्टेन ऊंचाई पर चढ़ने के बाद, तो क्या होने वाला है ये मैं आपको खेल बता देता हूं। वो खेल कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये इंटरचेंज होगा, अगर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो गया तो ये तो नहीं बदलेगा, ये तो x बॉटम वाली डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, मुझे ये डिस्टेंस किसी भी तरह से h करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये h हो जाएगा तो ये बीटा हो गया, और अगर ये h हो जाएगा तो जरा आप मुझे ये बता दो बस कि आप कितना ऊंचाई और चढ़ गए। तो आपने कहा ये ऑलरेडी h था, यहां मुझे h चाहिए कि बचा रहे, तो ये वैल्यू मुझे h माइनस 2h चाहिए, इतनी वैल्यू, क्योंकि तभी तो टोटल h बनेगा। तो h माइनस 2h आप और चढ़ा दो, इसको बात बन गई। आपको के सर दूसरी कंडीशन आपने चेक नहीं कराई कि ये एंगल अल्फा है, और बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये h हो गया तो ये इतना कितना हो गया बताओ मुझे, h माइनस h हो गया ना, तो ये अपने आप अल्फा में कन्वर्ट हो गया, एंड देयरफॉर आंसर इज बी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो सिंपल सवाल है, मतलब कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही सोचना है और आपका आंसर आ गया कि आपका आंसर h माइनस 2h है। देखिए मैंने पहले आपको समझाया कि tan अल्फा की वैल्यू क्या है, tan बीटा की वैल्यू क्या है। अगर कुछ ऊंचाई और जाने के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इंटरचेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, tan बीटा की वैल्यू ऑलरेडी h बटे x थी। मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूं कि अगर tan बीटा h बटे x है और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन को tan बीटा बना देना है, तो यार वहां h बटे x बनना चाहिए ना। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन को ये बीटा बनाओगे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब मेरा अल्फा के बजाय बीटा हो गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा के बजाय अल्फा हो गया, तो tan बीटा की वैल्यू तो पहले से पता है ना मुझे, h बटे x होना चाहिए। ये दूरी तो ऑलरेडी x है, ये तो बदली नहीं, तो इसको h बनाना पड़ेगा ना मुझे। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इनिशियली ये इतना h था, बाद में मुझे ये इतना h रखना है, तो ये व्यक्ति यहां से यहां आया ना, फिर यहां था यहां गया, तो ये दूरी कितनी होगी टोटल, अगर कैपिटल H है तो h माइनस 2h बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि यहां पर इसने क्यों बोला था कि ये 4h से बड़ा होना चाहिए, इसका रीजन है, ये जो ऊंचाई है h माइनस 2h, ध्यान से देखना, h में जब आपने 2h घटाया है तो h माइनस 2h आया। अब आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू कम से कम 0 से बड़ी होनी चाहिए ना। अगर ये वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी तो क्या संभव है कि वो व्यक्ति ऊपर जा सकता है? नहीं भाई, कोई ना कोई ऊंचाई होनी चाहिए ना जहां वो जा पाए। h माइनस 2h जो ऊंचाई है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यस और नो? तो आप ये करो, h की वैल्यू 2h से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप मुझे बताओ कि वो 4h क्यों दिया हुआ है फिर वहां पर, वाई इट इज रिटन एज कि h की वैल्यू 4h से बड़ी होनी चाहिए। हमें तो बस इतना चाहिए कि h हमारा 2h से बड़ा हो जाए, h माइनस 2h मुझे पॉजिटिव चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। व्हाई दे आर सेइंग h शुड बी मोर देन 4h? एनीबॉडी? क्या ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी कि h हमारा 4h से बड़ा होना चाहिए या नहीं?
हमें तो सिर्फ ये चाहिए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि h माइनस 2h जो हमारा वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, और h माइनस 2h अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो h की वैल्यू 2h से अगर बड़ी हो जाए तो फाइन है, क्या दिक्कत है इसमें? h की वैल्यू अगर 2h से बड़ी हो तो ठीक है। कोई बताएगा कि 4h क्यों दिया हुआ है? इज दैट कंडीशन? ऑल्दो इस सवाल को करने के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वो 4h लिखा है 2h लिखा है। हमें तो क्लियर है कि भाई ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमने वो बना के देख लिया कि दैट शुड बी हाउ दिस मच। ऑलराइट, 4h नहीं रहेगा तो 2h हटा दोगे, 2h हटा दोगे तो 2h बचेगा ना, दिक्कत क्या है? ओके, क्यों 4h होना चाहिए? 4h से बड़ा क्यों होना चाहिए? अभी तक कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं आया है इस कंडीशन को लेकर, और यूजुअली सवाल करते समय अगेन मैं बोल रहा हूं ये आपको नहीं सोचना है। आपका तो आंसर h माइनस 2h आ गया, दैट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ जी, 1 मिनट का समय और दे रहा हूं सोचने के लिए कि h को 4h से बड़ा क्यों बोला गया, वाई? 2h भी ठीक है, चलो इस पे विचार करना, फर्जी में तो नहीं दिया होगा, ठीक है? ये जो 4h से बड़ा लिखा है इसका कोई ना कोई कारण है तभी दिया है, ऐसे नहीं दिया हुआ है। ऑल्दो इस सवाल में इसके देने की जरूरत नहीं है, तभी उत्तर तो यही आएगा, सॉल्व करके लगा लोगे आप h माइनस 2h। बट मैं चाह रहा हूं कि अगर एक कंडीशन दी है तो थोड़ा सा सोचो कि क्यों दी है, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, इससे आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। थिंक अबाउट इट, इसको जरा घर पे सोचिएगा कि ऐसा क्यों दिया हुआ है। सवाल लगा दिया, सोल्यूशन बता दिया, तो सवाल का सोल्यूशन पेंडिंग नहीं है, बस एक कंडीशन दी है, मैं चाहता हूं कि तुम उसको सोचो, सो दैट यू थिंक अबाउट इट, राइट? प्लीज डू दैट एज ए होमवर्क, बाकी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। सोल्यूशन है सवाल का, तो डरो मत कि सोल्यूशन नहीं हुआ, हो गया। होमवर्क सिर्फ सोचने का है कि 4h से बड़ा क्यों, वाई, सोचिएगा, थोड़ा डायग्राम देखिएगा, आपको समझ में आएगी बात। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक लाइटनिंग पोल है, लाइटिंग पोल है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है एक बिल्डिंग के ऊपर, रूट 180 मीटर की बिल्डिंग है। एक आदमी जिसकी ऊंचाई रूट 20 मीटर की है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो टॉप और बॉटम का पोल को देख रहा है, और दो डिफरेंट एंगल्स मिले उसको जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। आदमी रूट 75 मीटर दूर खड़ा है बिल्डिंग के फुट से। हाइट ऑफ द लाइटिंग पोल आपको बताना है कितना है। तो बेसिकली है क्या कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, रूट 180 मीटर, ठीक, रूट 180। इसके ऊपर हमने एक लाइटनिंग पोल लगाया है जिसकी हाइट मान लेते हैं h, वही निकालनी है। एक व्यक्ति है वो रूट 20 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा है, यहाँ रूट 20 मीटर की ऊंचाई पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी रूट 75 मीटर दूर खड़ा है फुट ऑफ द बिल्डिंग से, तो ये वैल्यू भी मुझे क्या दी है, रूट 75 मीटर, ये भी बना दो। लाइटनिंग पोल की ऊंचाई निकालनी कितनी है, ठीक है, तो मुझे ये h निकालना है। और क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, सीज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सीज द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल एट टू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। यहां से दिया हुआ है कि अगर मैं ये देखूं और ये देखूं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, 90 माइनस अल्फा है। इस तरह की सिचुएशन है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो हम कह सकते हैं ये भी अल्फा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? दैट इज हाउ वी कैन सी। क्लियर है? ये भी वैल्यू आपकी क्या होगी, 90 माइनस अल्फा एक तरह से। सो अब ये सवाल आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस सवाल का लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। जरा गौर से बताइए, एक सवाल मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऐसा टावर है और ये दोनों एंगल अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये वैल्यू अगर आपको पता है ए और ये वैल्यू आपको पता है बी और ये वैल्यू आपको पता है मान लिया एच, तो एच की वैल्यू क्या होती थी, रूट ए बी, याद है? सेम सिचुएशन है, देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपको रूट 175 दी है, आपको इतनी वैल्यू पता है किसके बराबर है, ये रूट 180 जो है ये 9 रूट 20 है, सॉरी 3 रूट 20 है, इतना रूट 20 है तो इतना वैल्यू 2 रूट 20 के बराबर है, ये वैल्यू 2 रूट 20 के बराबर है। मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, मैं अब लिखूंगा रूट 75 का स्क्वायर बनेगा 75 इज इक्वल टू ये बनेगा 2 रूट 20 इंटू 2 रूट 20 प्लस एच। बस एच की वैल्यू तुम्हें निकाल लेनी है, काट लीजिए इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से बनेगा 2 रूट 20 प्लस एच इज इक्वल टू 75 बटे 2 रूट 20, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंप्लीफाई टू गेट योर आंसर।
मैं कहूंगा ऊपर नीचे रूट 20 से गुणा कर लेते हैं। रूट 20 से ना भी गुणा करना चाहो तो आपको पता है कि रूट 20 की वैल्यू क्या होती है, 4 रूट 5 होती है, 2 रूट 5 होती है। तो इसको मैं 2 रूट 5 लिख सकता हूँ ना। ये 2 रूट 20 क्या है, 2 इंटू 2 रूट 5 यानी 4 रूट 5 है। 4 रूट 5 नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने का पूरा खेल है, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 15/4, क्योंकि रूट 5 से काटेंगे तो ये 15 रूट 5/4 बन जाएगा। एच की वैल्यू हमारी आ रही है 15 रूट 5/4 माइनस 4 रूट 5। नेगेटिव क्यों आ रहा है एच, वैल्यू में कुछ गड़बड़ी है क्या? वैल्यू तो माइनस आ रही है मेरी, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, डेटा में गड़बड़ी है कुछ, ठीक है, अदरवाइज आंसर आना चाहिए। डेटा रॉन्ग है, डेटा इज नॉट राइट, बिकॉज एच नेगेटिव नहीं आ सकता ना, एच शुड बी पॉजिटिव। तो जो भी है, मतलब आप प्रोसेस समझो कैसे सवाल होगा, बाकी डेटा पे मत जाओ, डेटा सही नहीं दिया हुआ इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू में गड़बड़ी है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। डेटा करेक्ट होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वही आपका आंसर होगा। तो प्लीज इसका जो आंसर है वो हटा दीजिए, सही नहीं है। प्रोसेस समझ में आ गया ना, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा ये समझ में आ गया ना, वही जरूरी है बस कि होगा कैसे ये वो बताओ, बाकी डेटा सही डालोगे तो सही उत्तर आएगा, डेटा सही नहीं है सवाल का, ठीक है, इसलिए वैल्यू मैच नहीं करिए, अदरवाइज प्रोसेस यही है, ऐसे ही आपको इसको करना है। सो 24वें सवाल पे आ जाइए और देखिए, कह रहा है एक लैडर है, वो रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल and its bottom is 6 meter away from the wall. If it slips 1 meter down the wall, then its bottom will move away from the wall by 2 meter. What is the length of the ladder in approx? वैल्यू बतानी है आपको। अच्छा सवाल है, देखिएगा। सो एक लैडर है हमारे पास और ये वॉल है, क्या कह रहा है इसको समझिएगा। तो लैडर हमारा रेस्ट कर रहा है इस वॉल के अगेंस्ट ऐसे, ठीक है। अगर ये कह रहा है 1 मीटर नीचे स्लिप कर जाए ऐसे, तो इधर ये 6 मीटर स्लिप कर जाएगा। यानी सवाल कह रहा है कि ये अगर 1 मीटर नीचे स्लिप कर गया ऐसे, तो ये इधर 6 मीटर आगे स्लिप कर जाएगा इस डायरेक्शन में, 2 मीटर सॉरी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये 6 मीटर दूर है ऐसा दिया हुआ है, ये 2 मीटर आगे स्लिप कर जाएगा, ये मतलब है ये नीचे स्लिप करेगा 6 मीटर, ये वैल्यू आपको 6 मीटर दी है शुरुआत में। लेंथ लैडर की आपको बतानी है कितनी है। तो देखो यहां पर सवाल समझना क्या है आपको, कि यहां एक तरह से 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है ऐसा, यस, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कांस्टेंट है, लैडर। लैडर क्या है, हाइपोटेनस, राइट, समझ में आया कि नहीं। लैडर अगर हाइपोटेनस है तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू को बराबर कर देना है। एक चीज को आप मान लीजिए एक्स, यहां पर इसको एक बार ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये इसके बराबर आया। दूसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये भी इसी लैडर के बराबर आएगा। तो यही वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर आ गई, ठीक है। यहां से आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर कट गया, यहां से आया 2x इज इक्वल टू 64 माइनस 37 जो कि हो गया 27। x की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 13.5 या 14.5, 13.5, 27/2। अब लैडर की लंबाई कैसे निकालोगे आप, यहां से, ठीक है। लैडर की लंबाई, जो लैडर की लेंथ होगी वो आएगी रूट ऑफ 13.5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व मत करना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से आंसर हम निकाल लेंगे लगभग। क्या होगा मेरा आंसर, कौन कह रहा है डी होगा, डी तो कभी नहीं होगा यार, 13.5 के स्क्वायर से तो ज्यादा ही आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे कैसे अनुमान लगाते हैं, देखो अगर आप इसको 14 भी मान लो तो 196 प्लस 64 बनेगा। 196 प्लस 64 की वैल्यू कितनी आएगी बताओगे आप, अगर आप इसको 14 मान लीजिए, मान लिया, तो ये बनेगा 196 प्लस 64, ये वैल्यू आपकी आ गई 260। 260 बिल्कुल 16 के स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा है, 16 के स्क्वायर से हल्का सा ज्यादा है, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि मेरा आंसर और कम होना है तो सी आएगा, क्योंकि इट्स 13.5 का स्क्वायर। मैंने इसको 14 माना है, 14 थोड़ा ना मानना था मुझे, तो 260 से तो काफी कम जाने की वैल्यू, सी आंसर होगा। 13.5 से बड़ा होगा, सी हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 135 का स्क्वायर लिख लो, 5 का स्क्वायर 25 बनता है, 5 जो भी नंबर 5 में एंड करता है उसका स्क्वायर 25 में एंड करेगा, फिर जो उसके अलावा डिजिट बचती है 13, उसको उसके अगले नंबर 14 से गुणा कर देते हैं,
13 इंटू 14 182 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 182.25 आएगी, और इसमें हमने 64 जोड़ दिया। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो मैं उसमें आ रहा हूँ। 4 2 6 8 6 14, देखो 246.25 आ गया। अब 246.25 आपका 15 स्क्वायर से 16 स्क्वायर के बीच में, 15 स्क्वायर 225 होता है, 16 स्क्वायर 256 होता है, उसके बीच में अगर है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो 15 से 16 के बीच में होगा। आंसर क्या हो गया? सी। 15.69 आपका उत्तर हो गया। ठीक, समझ में आया सभी को? बोलिए हाँ, क्लियर है। 25वां सवाल देखिए, किसी ने बोला हाइपोटेनस सेम होगा क्या? यस, लैडर क्या है? हाइपोटेनस है ना, तो वो दोनों केस में लैडर स्लिप करी है ना, बस खाली लैडर थोड़ी ना बदल गई है, लैडर बस स्लिप किया है उसने वॉल पे। लैडर अगर स्लिप कर रही है तो जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल, उसमें बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, हाइपोटेनस चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वही तो लैडर है, वो नहीं बदलेगा। 25वां सवाल देखिए गौर से, एक क्लॉक टावर है, stands at the crossing of two roads which point in the north south and the east west directions. PQRS are points on the roads due north, east, south and west respectively, where the angles of elevation of the top of the tower are respectively alpha, beta, gamma and delta. PQ बटे RS का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सरलता से करेंगे। अगर आपने मेरी थियरी ठीक से पढ़ ली है तो आप देखना बहुत आसानी से करवाता हूं आपको। तो ये एक क्लॉक टावर है, ये कहाँ खड़ा है? इस क्रॉसिंग पे खड़ा है, मतलब यहाँ जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसकी क्रॉसिंग यहाँ पर है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये जो रोड यहाँ क्रॉस हो रही है ना, इस पे क्लॉक टावर खड़ा है वर्टिकली, जो पॉइंट की तरह दिख रहा है, बट आपको पता है वर्टिकल खड़ा है। तो अगर वर्टिकल खड़ा है तो कुछ ऐसा समझ लो कि ऐसे कहीं खड़ा होगा, राइट, इस तरीके से। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। अब कह रहा है कि PQRS जो हमने पॉइंट लिए हैं, ये P पॉइंट यहाँ नॉर्थ में है, यहाँ P पॉइंट है, Q पॉइंट साउथ में, ईस्ट में, सॉरी, Q पॉइंट यहाँ है, R पॉइंट आपका साउथ में, कहाँ है? साउथ में। S पॉइंट कहाँ है? वेस्ट में, ऐसे। अब देखो क्लॉक टावर यहाँ खड़ा है, एक खंबा है समझ लो, पोल टाइप का, तो उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस P पॉइंट से है वो अल्फा है। तो मैं इसको सीधे से लिखूंगा कि P पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। अगर P पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो, उस पॉइंट से पोल के बॉटम की जो डिस्टेंस होती है, वो अगर h ऊंचाई का टावर है तो ये h कॉट अल्फा बनती है। याद है आपको? पहले से पता होगा कि अगर कोई h ऊंचाई की चीज पर इस बिंदु से अगर अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये इसके बेस से यहां तक की दूरी h कॉट अल्फा होती है। यही चीज करनी है। Q पॉइंट की अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है तो ये h कॉट बीटा हो गई। R पॉइंट की गामा है तो ये h कॉट गामा हो गई। S पॉइंट की क्या है? डेल्टा है, तो ये अगर डेल्टा एंगल ऑफ एलिवेशन है तो h कॉट डेल्टा हो गई। अब आपसे कह रहा है मुझे PQRS का होल स्क्वायर चाहिए। ये कैसे निकलेगा? देखिए, यहां से ये डिस्टेंस हो गई PQ और ये डिस्टेंस हो गई मेरी RS, और PQ और RS के स्क्वायर का रेशियो निकालना है, एक तरह से ऐसा निकालना है, ये निकालना है मुझे। PQ स्क्वायर क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट को O बोल दूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस h स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। अगर मैं h स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां बनेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, नीचे भी h स्क्वायर कॉमन होगा जो कि कट जाएगा और ये बनेगा कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल है, लेकिन आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी और समझी है तो। ठीक है, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? से यस अगर क्लियर है तो। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। हाँ जी, सही है, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की हर भुजा 60 डिग्री का कोण बनाती है एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर्स स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इफ L is the length of each side of a square, then what is h square equal to? देखिएगा, कह रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे आपने एक टावर खड़ा रखा है जिसकी ऊंचाई L है, और हर भुजा, देखिए भुजा अगर कोई एंगल बना रही है तो कुछ ऐसा मामला है, ऐसा, ये टावर का टॉप हुआ और ये एक भुजा है जो कि L है, और ये टावर की जो ऊंचाई है सेंटर से, वो कुछ ऊंचाई ऐसी है, h ऊंचाई का है। 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन अगर मैं बनाऊं तो इस तरह का बनेगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द होल सिनेरियो कि अगर एक L स्क्वायर का साइड यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो दिस इज द होल स्टोरी।
ओके, जिसमें देखो क्या होगा कि ये भुजा है ऐसे, तो इसके फुट से ये जो दूरी है, ये अगर साइड L है तो आपको पता है L/2 के बराबर है कि नहीं है? अच्छा, एक मजेदार बात जरा समझना सभी लोग, ज्योमेट्री का यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल होना है। स्क्वायर की भुजा अगर 60 डिग्री कहीं बना रही, आपको मैं एक बात पूछ रहा हूं जो सभी को बताना है। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है और आपने सेंटर पे एक टावर खड़ा किया है, तो ये जो भुजाएं हैं, स्क्वायर की जो भुजा है, जब आप टावर के टॉप से मिलाओगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसमें ये दो नई भुजा जो आपको यहाँ दिख नहीं रही है, वो इक्वल होगी या नहीं होगी? यस, क्योंकि टावर सेंटर पे है। तो जब इन दोनों कॉर्नर से मैं उस टावर के टॉप को मिलाऊंगा तो जो दो नई भुजा ऐसे मिलेगी मुझे, वो इक्वल होगी। और ये एंगल सवाल बोल रहा है 60 डिग्री है। ज्योमेट्री में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जो कि आइसोसेलेस हो, यानी दो भुजा बराबर हो, और उसका कोई भी एक एंगल 60 डिग्री हो जाए तो वो इक्विलेटरल हो जाता है। मतलब अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास हो, कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, उसका एक एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये साइड भी एल के बराबर ही होगी। दैट्स वन थिंग। आपको लेकिन सर इस सब चीजों का मैं क्या करूं, इतना कुछ ज्ञान देके क्या होगा, ज्ञान देके आगे क्या होगा समझो। इस पॉइंट को मैं अगर यहां से ज्वाइन करूं तो देखो अब यहां पर कुछ बातें समझना। ये जो दूरी है ये इतनी, इसकी मिडिल भुजा से यहां तक की दूरी L/2 के बराबर है, हाफ ऑफ स्क्वायर का साइड। ये जो मैंने पॉइंट बनाया, ये पता है क्या है आपका? ये मीडियन है उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो √3/2 a स्क्वायर यानी इसके बराबर होता है, √3/2 L स्क्वायर। अब जो ये हाइट आपको निकालनी है, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री है। h की जो वैल्यू आएगी आपकी, जो आपको निकालनी है यहाँ पर, वो बनेगा ये इसका स्क्वायर, जो कि बनेगा 3L²/4 माइनस इतनी डिस्टेंस जो कि L²/4 बनेगी। h की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये बनेगी √2L²/4 यानी L²/2। h की वैल्यू आएगी L/√2। बट आपको h² ही बताना है, h² आपका L²/2 आएगा, बी ऑप्शन। तो ये सवाल अच्छा है, स्पेशली जब आप प्रिज्म वगैरह पढ़ते हो 3D मेंसुरेशन में, तो ये विजुअलाइजेशन आपका और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वहां पर इस तरह के बहुत सारे डायग्राम से हम डील करेंगे। बेसिकली ये जो सवाल है ये स्क्वायर पिरामिड टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर पिरामिड का हाइट कैसे निकालेंगे, ये वो सवाल है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ एक तरह से। तो ये विजुअलाइजेशन आपका और क्लियर होगा जब हम 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें स्क्वायर का साइड वो उस पॉइंट एंड पीक पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बट आई होप मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आपको डायग्राम का विजुअलाइजेशन हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो घबराएं नहीं, इसको 2 बार रिवाइज कर लोगे, समझ जाओगे। तब भी समझ में नहीं आएगा तो जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको स्क्वायर पिरामिड पढ़ाऊंगा, वहां पर इन चीजों का विजुअलाइजेशन आपका बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है? सिमरदीप विजुअलाइज करो, आपको आइसोसेलेस दिखने लगेगा। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है। आप घर पे चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कोई भी एक चीज ले लो जो स्क्वायर हो, उसके बिल्कुल सेंटर में एक पेन गाड़ दो और उस स्क्वायर के दोनों कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर दो ऐसे टॉप को। आपको वो दोनों जो नए साइड्स आपने ज्वाइन किए हैं वो दिखेगा कि बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकता। स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर है। अगर आपने सेंटर पे एक पोल खड़ा कर रखा है यहाँ पर, तो उसके टॉप को जब आप यहां और यहां से ज्वाइन करोगे तो दो डिफरेंट डिस्टेंस नहीं आ सकती है, सिमेट्रिक ट्राइंगल ही बनने वाला है आपका, वो आइसोसेलेस ही बनने वाला है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी सम षटभुज है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बात कर रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। एक टावर है जो 450 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके सेंटर, देखिए जिसको भी समझ में नहीं आया घर पे जाओ, एक पेज फाड़ लेना, स्क्वायर की तरह काट लेना, उसके बिल्कुल सेंटर पे एक पेन गाड़ देना और फिर स्क्वायर के कॉर्नर से ज्वाइन करके आप बिल्कुल विजुलाइज करके देख लेना कि वो क्यों आइसोसेलेस है। सो सिंपल, राइट। जो मैं बात बोल रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप करके देख लो इस चीज को, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट हैज टू बी आइसोसेलेस, ठीक है। आप ज्वाइन करके घर पे देख लेना इस चीज को। हाँ जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन? देखो सवाल क्या कह रहा है ना कि एक सेंटर है जिसपे एंगल ऑफ डिप्रेशन की चर्चा हो रही है। तो मैं अभी रेगुलर हेक्सागन नहीं बना रहा हूं, मैं उसका सेंटर बना रहा हूं, और कह रहा है उसके सेंटर का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। ये
ऑलराइट। लेकिन मजेदार बात क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर हेक्सागन का एंगल ऑफ डिप्रेशन? देखो जो टावर खड़ा है ना वो उस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पे खड़ा हुआ है। सवाल कुछ अलग तरीके से बनाता हूं मैं, तो आपको बेहतर विजुलाइज होगा। पहले हेक्सागन बना लो, रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है, यहां पर आपका टावर खड़ा हुआ है। तो जब ये कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रेगुलर हेक्सागन lying in a horizontal plane from the top of a tower of height 450 meter located at the center of regular hexagon is 60 degree. What is the length of each side of hexagon? तो देखो यहां जो बात की गई है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, वो किस पॉइंट की बात की गई है ये हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया। इनको मेंशन करना चाहिए, कॉर्नर्स होना चाहिए मेंशन। नहीं 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 नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी पॉइंट का होगा यार। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस व्हाट? फॉर ए पॉइंट, जो कि आप इसके सेंटर पे जो टावर है उसकी ऊंचाई से देख रहे हो। टावर की ऊंचाई 450 मीटर दी है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन रेगुलर हेक्सागन में यहां भी हो सकता है, यहां पॉइंट हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। इन हर एक पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन किस चीज पे निर्भर करता है बताओगे मुझे? आप कहोगे इसकी दूरी, जो कि होता है कि फुट ऑफ द टावर से लेके उस पॉइंट की दूरी। फिर यहां टावर खड़ा है, टावर की ऊंचाई तो फिक्स है h। तो tan थीटा की वैल्यू, अगर मैं इसको x बोल देता हूं मान लिया, तो tan थीटा हमारा क्या होगा? टावर की ऊंचाई h बटा x। अब ये x यहां पर कुछ और है, ये x यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, ये x फिक्स थोड़े ना है, ये तो बदल रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये तो कह रहा है 60 डिग्री और कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां का एज्यूम करना पड़ेगा? कॉर्नर्स का, क्योंकि कॉर्नर्स यूनिक पॉइंट्स होते हैं रेगुलर हेक्सागन में, और अगर वो यूनिक पॉइंट्स होते हैं तो उनपे एंगल ऑफ डिप्रेशन सही में आएगा, क्योंकि वो बराबर दूरी पर होंगे फुट से। तो कॉर्नर इनको लिखना चाहिए था, जो कि सवाल में लिखा नहीं है, बट हमें मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, देन दिस क्वेश्चन बिकम्स ए कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे चीजें बहुत आसान है, क्योंकि हाइट अगर h है और आपने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये भी 60 हुआ। आपको पता है ये वैल्यू कहलाएगी h cot 60। अगर आपने रेगुलर हेक्सागन थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये, अगर ये दूरी x मानते हैं तो ये भी x ही होती है, क्योंकि ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो आप कहोगे x की वैल्यू जो कि भुजा है, जो कि भुजा है आपकी एक तरह से, वो h cot 60 डिग्री के बराबर है। h की वैल्यू 450 है और cot 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, 1/√3। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 150√3। सी ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो गया। 150√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? यस, 150√3। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, एक प्लेन है, ये पूरे हाइट्स एंड डिस्टेंस का सबसे बढ़िया सवाल है जो आपके सामने भी प्रस्तुत है। बहुत शानदार सवाल है, सुप्रीमली ग्रेट क्वेश्चन, राइट? तो गौर से देखिएगा, इस सवाल में समझने में भी वक्त लगेगा और मैं विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सवाल पढ़ेगा, ए प्लेन इज गोइंग इन सर्कल्स around airport, right? Plane takes 3 minutes to complete one round. The angle of elevation of the plane from point P on the ground 8 time t second is equal to that 8 time 3 plus t plus 30 seconds. 8 time t plus x seconds the plane flies vertically above point P. What is x equal to? तो देखो इसमें समझना क्या, जो मोटी मोटी बात समझ में आई है मुझे वैसे समझ में आई है कि प्लेन एक सर्कल में ऐसे फ्लाई कर रहा है ऊपर। ठीक है, समझना इस बात को कि आपके पास जो प्लेन है ना, ये ऊपर एक सर्कल में ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहा है। ओके, क्लियर? कैसे फ्लाई कर रहा है? ऐसे फ्लाई कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जो एक पॉइंट P है ना, कह रहा है जब पॉइंट P की बात कर रहा है वो, तो कह रहा है कि प्लेन एग्जैक्टली P पॉइंट के ऊपर से भी गुजरता है। एक टाइम दिया हुआ है उन्होंने t + x सेकंड। अब आप ऐसे समझो कि P एक पर्सन हो और वो आप हो। ठीक है, तो जो सर्कल का एक परिधि होता है, सर्कमफरेंस होता है ना, सर्कल ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो आप ऐसे समझो कि वो जो परिधि है उसका प्रोजेक्शन आपके ऊपर से जा रहा है। मतलब एक ऐसा समय है जब प्लेन बिल्कुल आपके ऊपर से भी गुजर रहा है उस सर्कल में घूमते घूमते, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन को समझते हैं। ये कैसे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर? तो मैं अब सर्कल को अगर बनाऊं, लेकिन सर्कल को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं 3D दिखाना चाहता हूं आपको। तो ये है सर्कल ही,
बट 3D में बनाना है तो मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट जो P है वो बिल्कुल इसके नीचे है, कहीं यहां पर, गौर से देखिएगा। तो मैं P पॉइंट को लोकेट कर देता हूं कि एक P पॉइंट मान लेते हैं जो बिल्कुल यहां पर है। ओके, अब जरा एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। मान लिया इस पॉइंट P से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन समझ रहा हूं, तो जब P पॉइंट से ये एग्जैक्टली इसके ऊपर से गुजर रही है, तो जिस मोमेंट पे ये बिल्कुल इसके ऊपर से गुजर रही होगी, वहां एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? 90 डिग्री। यस, क्योंकि जब आप बिल्कुल ऊपर से गुजर रहे हो तो आप ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल से बना हुआ कोण 90 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 90 डिग्री। यस। अब जरा थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि जब ये प्लेन यहां पर है, इस पॉइंट पे, प्लेन जब इस सर्कल में घूमते हुए इस पॉइंट पे आएगा, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा है? यस। आपको पता है एक बार और एंगल ऑफ एलिवेशन इसी के इक्वल होगा रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब जब हमारा प्लेन यहां पर होगा, बिल्कुल जितना दूरी आप आगे गए हो इधर, उतनी दूर पहले भी ये प्लेन कुछ ऐसी पोजीशन लेके बैठा होगा, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल की इस दिशा से भी ये कोण थीटा बना रहा होगा। यस और नो? मतलब हॉरिजॉन्टल से एक बार इधर से थीटा, एक बार पीछे भी थीटा रहा होगा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? तो देयर आर टू एंगल्स, अगर हम इक्वल डिस्टेंस मूव करेंगे इधर और इधर, तो एंगल नीचे से हॉरिजॉन्टल से एक इस डायरेक्शन से और एक बार इस डायरेक्शन से बराबर होगा। अब जरा सवाल को जरा पढ़ते हैं। ये जो कहानी है ये t+x सेकंड की कहानी है, क्योंकि t+x सेकंड पे कह रहा है कि ये एग्जैक्टली ऊपर इक्वल है। अब जरा समझते हैं कि t क्या है। फिर t को गौर से देखना। तो प्लेन क्या है, 3 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी प्लेन 3 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। ये बात समझ में? 1 राउंड इज 360 डिग्री। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 180 मिनट में, 180 सेकंड में 360 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब यही हुआ ना। एक और टाइम दिया है 30 सेकंड का, t+30 सेकंड, जरा उसको समझते हैं। आप मुझे बताओ 30 सेकंड में ये प्लेन कितना एंगल घूमेगा? तो आप कहोगे 30 सेकंड में ये घूमेगा 60 डिग्री। तो अगर मैं यहां से यहां की बात करूं ऐसे, इसकी, राइट, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, यानी 30 इधर 30 इधर। ये तो मतलब हुआ। ओके, 60 डिग्री घुमा। अगर मैं इस टाइम को t बोल दूं और इस टाइम को मैं t+30 बोल दूं, क्योंकि सवाल कुछ बोल रहा है, इस बात को बहुत गौर से देखना कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है प्लेन का पॉइंट P से ग्राउंड पर t सेकंड पर, वही है जो t+30 सेकंड पर है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है कि उस पॉइंट से प्लेन को ज्वाइन करेंगे और हॉरिजॉन्टल से एंगल देखेंगे। तो अगर t और t+30 सेकंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो यहां पर आप कह दोगे तुरंत ही कि x की वैल्यू 15 सेकंड का है, क्योंकि अगर यहां से यहां तक आने में 30 सेकंड लगा, x की वैल्यू 15 सेकंड होगी। लेकिन 15 सेकंड यहां कहीं उत्तर नहीं दिया हुआ है। 15 सेकंड यहां कहीं उत्तर दिया ही नहीं हुआ है, यानी ये इस केस की बात शायद नहीं हो रही है। नहीं, नवदीप ऐसे नहीं लगाओगे विश्व, अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है, थोड़ा वेट करिए अभी। एक और संभावना मैं आपको भी दिखाता हूं जहां पर ऐसा होगा, गौर से देखिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा, और इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन करूं ऐसे, भाई 30 डिग्री आप इधर बना रहे हो, जिससे आपको उत्तर नहीं मिला, क्योंकि आंसर में 75, 90, 105 दिया हुआ है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर पॉसिबिलिटी, जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां और यहां, क्या इन दोनों पर उस दिशा में, भाई यहां फ्रंट में आपने लिया, जहां P पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे है, फ्रंट के बजाय मैं उधर जब जाता है पीछे की तरफ से घूम के आएगा ना, वहां पर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले लूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मजेदार बात क्या होगी जरा समझिएगा। आप कहोगे ये मेरा t हो जाएगा, और इस दिशा में अगर प्लेन जा रही है तो ये t+30 हो जाएगा। यस। जरा एक बात मुझे बताओ, सभी से मैं पूछने जा रहा हूं कि अगर ये t है, ये t+30 है, तो इन दोनों के बीच का समय कितना है? 30 सेकंड का है। तो ये जो बाकी दूरी है, इसको जाने में प्लेन को कितना टाइम लगता होगा? आप कहोगे 150 सेकंड लगता होगा। टोटल तो 180 है ना, तो एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक आने में 180 लगेगा उसको, 180 सेकंड यानी 3 मिनट। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम 30 सेकंड का है, तो ये बाकी 150 सेकंड का होगा। तो 150 सेकंड में क्या आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? क्योंकि ये दूरी यहां से यहां तक क्या है, उसकी आधी दूरी है, 75 सेकंड या और होगा। होगा कि नहीं होगा? यस, क्लियर है कि नहीं? तो ये t+x में यहां क्या लिख सकता हूं? t+
30 प्लस 75 t प्लस 105 सेकंड पर भी ये प्लेन इसके बिल्कुल ऊपर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर है सी। तो यहां पॉसिबिलिटी दो है, मैं अगेन बोल रहा हूं, 15 सेकंड की भी संभावना है और 105 सेकंड की भी संभावना है, क्योंकि फ्रंट में भी मैं ऐसे बगल बगल में बना सकता हूं, राइट, और मैं पीछे भी बना सकता हूं। ऑलराइट, सभी को मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो द आंसर विल बी 105 सेकंड्स हियर, बट उत्तर दोनों है, 15 सेकंड भी है, जो कि इसमें कहीं दिया नहीं हुआ, 15 सेकंड। ऑलराइट, दैट्स नॉट गिवन। 75 नहीं है उत्तर, 105 है। 75 और 30 जुड़ेगा ना, आपको t प्लस एक्स के टर्म में बताना है वैल्यू, तो t प्लस एक्स जो होगा वो 30 के बाद 75 और है, तो 105 हुआ टोटल, t प्लस 105, एक्स के वैल्यू 105 होगा। तो एक वैल्यू है कि 105 सेकंड पे ऐसा होगा, एक और है 15 सेकंड में भी ऐसा होगा। एक्स की वैल्यू 105 सेकंड गिवन ऑप्शन में हम मार्क करेंगे। अच्छा सवाल है ये, सवाल आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था, ईयर नहीं पता है मुझे, बट ये सीडीएस में आया था सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, और मुझे बहुत खुशी होगी किसी दिन सीजीएल में इसको पूछ लें। सीडीएस का सवाल भी सीजीएल में पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये सवाल समझ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो इसको लगाने में, फटाक से लगा देना, राइट। 29वां सवाल देखो, 29th क्वेश्चन, शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ is 3 times as long as shadow of the flag staff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. The angle of the sun rays and the ground at the time of the lengthier shadow is, देखिए कह रहा है पहले एक शैडो बन रही है, और वो शैडो कितनी है, यहाँ कह रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है, जब सन की रेज 60 डिग्री पे मिलती हैं हॉरिजॉन्टल से, ये शैडो की लंबाई होगी, क्योंकि इतना लाइट ब्लॉक हो जाएगी आपको पता है, तो ये शैडो बनेगी। बट कह रहा है कि एक और सिचुएशन है जिसमें शैडो इसके 3 गुना हो सकती है, तो बताओ उस समय जो एंगल होगा वो थीटा कितना होगा। अगर ये मेरा 1 है और ये वैल्यू मेरी 3 गुनी है, तो यानी ये इतनी 2 है, टोटल 3 है, तो आप कहोगे 30 के अपोजिट अगर 1 होता है तो 60 के अपोजिट क्या होता है, √3 होता है, यही मामला होता है। और जब मामला ये हो तो आपको ये पता है कि 30 डिग्री होता है, अब ये 2 और 1 बनता है, सो सिंपल। तो आपका आंसर क्या है, बी 30 डिग्री। ये ट्राइंगल ही आपको क्लियर है किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो वहां से आप सरलता से इसको लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे अभी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट h units from another building of height h units are complementary to each other. The distance between them is a units. It is always true that, देखते हैं, h unit from another building of height h units, h टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है आपको। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, जो रिलेशन है उसको हमें सॉल्व करना है। इनके बीच की दूरी a दी हुई है, तो ये वैल्यू हमें a दी हुई है, ओके, बना लो। अब देखो गौर से, ये जो बीटा है, एक तरह से अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो ये वैल्यू आपकी h माइनस एच के बराबर होगी, नहीं, ये वैल्यू h माइनस एच के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी, ये तो हमारी h के बराबर ही है, दिस इज इक्वल टू h। लेट अस सी। अब आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, आप एक बार लिखो tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, h माइनस एच बटा a। यहां से आप लिखिए tan बीटा, tan बीटा की वैल्यू क्या आई, h अपॉन पूरा h बनेगा, h बटा a। सो ये जो tan बीटा और tan अल्फा है, इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, क्योंकि tan बीटा नहीं है, ये cot अल्फा है एक तरह से, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि h माइनस एच बटा ए जो होगा, ये a बटा h के बराबर होगा, ठीक है। कहीं दिया हुआ है रिलेशनशिप, ये दिया हुआ है, बी ऑप्शन, इसी का उल्टा करके लिखा हुआ है, h बटा ए बटा h माइनस एच, बी ऑप्शन, बी करेक्ट है, राइट, मेक सेंस, यस। 31वां सवाल देखिए, एक आदमी है, वो 2.4 मीटर ऊंचाई पे बैठा हुआ है, चलो छोड़ो अब, ये कल करेंगे, क्योंकि 10 सवाल है, 10 सवाल मैं अभी तो खत्म कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो कल करेंगे इसको। हाँ जी,
चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या समस्याएं हैं आपकी। मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूं, कौन से बुक को, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके बता दो। किताब से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हरीश जी। ठीक, तो आप अगर अर्जुना बैच में पढ़ रहे हो तो इसी बैच को आप फॉलो करेंगे, राइट। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप एरिथमेटिक का वीओडी भी देख सकते हैं। एरिथमेटिक कंप्लीट प्लस में खत्म हो चुकी है पहले ही। जो लेट लेट जुड़े हैं उनको बाद में लाइव मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आपको खुद से करना है तो अरिथमेटिक की वीओडी दी हुई है सारी, तो आप उसको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लाइव चल रहा है ये लाइव आप करो। ठीक है, घबराने से मैथ कभी इंप्रूव नहीं होगी। तो अगर मैथ्स में लेट से आपको दिक्कत हो रही है तो आप मैथ्स को बहुत देखिए, अगेन दो चीजें देखना ध्यान से, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो टाइम लगेगा मैथ्स को सही करने में, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट 1 महीने में मैथ्स सही हो जाएगी, वक्त लगेगा, बहुत सारे चैप्टर्स उनको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो पैनिक मत होइए, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस खुद से ना रखिए। ठीक है, फिर एक एक टॉपिक करके बहुत धैर्य के साथ पढ़ना शुरू करिए, किसी रेस में मत लग जाइए कि आपका दोस्त है वो मैथ्स में बहुत तेज है, उसके साथ कॉम्पिटिशन अभी तुरंत मत करो। तुम एक एक टॉपिक करके पहले उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बगैर आपका सवाल नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस, तो प्लीज एक एक करके करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, हमारा कोई बेटा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो आप बिल्कुल खुश रहिए, देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ जी, ये कौन है? Should I wait Arjuna to complete geometry or last course of geometry which consists of 30 lectures? I don't want to leave any concept. देखिए जो आई थिंक आप प्लस में ही पुराना मेरा एक ज्योमेट्री का मॉड्यूल है जिसमें 30 क्लासेस हैं, उसकी बात कर रहे हो। वो भी बहुत अच्छा कंटेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी ज्योमेट्री वहां से भी कवर हो सकती है। तो इफ यू वांट टू डू थ्रू वीडियो एंड इन अ फास्ट वे, क्योंकि मैं ज्योमेट्री, अगला टॉपिक मेरा ज्योमेट्री ही है, अर्जुना में लाइव पढ़ाऊंगा, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, ज्योमेट्री में लगेगा यार, मतलब वर्स्ट केस में भी आपके 25 क्लास हो जाती है, 20-25 क्लास हो जाती है। लास्ट टाइम 30 हुई थी तो 30 भी जा सकती है। तो अगर उतना वेट कर सकते हो तो आप वेट कर लो, लाइव पढ़ाऊंगा, या पुराना मॉड्यूल करना है तो आप कर लो। इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, मैं कभी भी ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको अनअकैडमी में मेरा पुराना कोई ज्योमेट्री का मॉड्यूल दिख रहा है, मैंने पढ़ाया था पहले ज्योमेट्री यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू कैन डू दैट, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। चैप्टर के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करूँ? देखिए, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज शीट हम लोग खुद देते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज शीट आपको मिलती है, तो वो करना होता है। दूसरा, आप एक बुक परचेज कर लीजिए जिसमें PYQs हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। तो आप उसके लिए मेरी मैथ्स की 5100 प्लस क्वेश्चंस की बुक ले सकते हैं, वो अनअकैडमी पर मौजूद है। अनअकैडमी पर आप जाके स्टोर सेक्शन है एक, उसको सर्च करोगे तो वहां पर मैथ्स की अकाउंट्स वाली किताब मिल जाएगी। वो किताब आप टॉपिकल प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट यू कैन डू। नेक्स्ट, हाइट्स एंड डिस्टेंस का पीपीटी भेजो सर। तो बेटा हाइट्स एंड डिस्टेंस का पीपीटी भेजो, मतलब कहाँ भेज दूं मैं? क्लास खत्म होने के बाद ही ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हाँ जी। सर मैंने आपका इंडिविजुअल बैच आज ही परचेज किया है, कैसे क्या करना है प्लीज गाइड करिए। देखिए, इंडिविजुअल बैच में पहली बात तो जो लाइव चल रहा है इसको आप लाइव अटेंड करिए, पहली बात। जो चीज आपको वीओडी दिख रही है आप उसको वीओडी से कवर कर सकते हैं, कोर्स उससे तेजी से आपका खत्म होगा। तो बस ये करना है, नथिंग, नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे मैं अभी अगला टॉपिक ज्योमेट्री शुरू करूंगा, अब ज्योमेट्री का कोई भी लिंक आपके पिछले टॉपिक से नहीं है, तो आप ज्योमेट्री से बिल्कुल लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, ज्योमेट्री से लाइव जुड़िए और अच्छे से क्लास 1 से अच्छे से फॉलो करिए। जो पुराना कंटेंट है जो पहले हो चुका है उनको आप वीओडी फॉर्मेट में एक बढ़िया सा प्लान बना के करना शुरू कर दीजिए खुद से। ठीक, आपका इंडिविजुअल पीडीएफ शीट नहीं मिलता है अपडेट सेक्शन में। देखिए, इंडिविजुअल कोर्स को अपडेट सेक्शन का एक्सेस ही नहीं है, राइट। तो वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व की जा रही है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस, अभी जैसे मैं एक क्लास ले रहा हूँ इसकी पीपीटी में आगे हमने ये आपका जोड़ दिया है। देखिए, ये क्लास एक्सरसाइज शीट इसकी पीपीटी में जोड़ दी है लास्ट में ऐसे। तो आप इसको यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे ये पीपीटी तो लास्ट में आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, किसी भी पीडीएफ व्यूअर से आप इसको खोल लो और उसमें जितने पेजेस इसके हैं सेव कर लो अलग से, तो आपकी क्लास एक्सरसाइज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आई बात मेरी कि नहीं? यस, एक मिनट। पिंटू जी कह रहे हैं इसमें √3 कहां से आया, ये बता दीजिए। युवराज जी, सॉरी, ओके। देखिए, इसमें √3 ऐसे आया कि ये जो 2 पाई बाई 5 है ना,
माइनस पाई बाई 15 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 180/5 है, माइनस ये 180/15 है। 15 बरहिया में 180 होता है, और 5 से काटोगे 36 गुना 72 होता है। तो ये 72 माइनस 12 ही तो 60 डिग्री हुआ। तो ये जो a माइनस बी है वो ये दोनों एंगल्स का डिफरेंस है, 2 पाई/5 माइनस पाई/15। तो 72 माइनस 12 60 हुआ, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो आपके सामने दिया है, इसमें जैसे ही आप a और b की वैल्यू डालेंगे तो जो पूछा गया है उसकी वैल्यू √3 निकल के आ जाएगी। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? अजीत जी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैंने बोला था कि आपको शुक्रवार को मिलेगी, शुक्रवार यानी कल, ठीक है। तो कल आपको उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी। मैं इसको भी इस पीपीटी सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ से स्टोर वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अमन जी कह रहे हैं आपने वाईटी पे सेशन लिया था अबाउट न्यू वेंडर ऑफ एसएससी। देखिए, यूट्यूब पे क्या कंटेंट जाता है उसको लेके ज्यादा टेंशन मत लिया करो, पहली बात। सो एसएससी में टीसीएस का जो कहते हैं कार्यकाल है वो एक्सपायर हो गया है। नया वेंडर का इन्विटेशन शेयर किया गया है, टेंडर शेयर किया गया है कि भाई नए वेंडर्स भी अप्लाई कर पाए। जैसे एक यूजुअल गवर्नमेंट प्रोसेस जिसमें चांसेस हैं कि बहुत सारे चांसेस हैं कि टीसीएस को भी वापस से मिल जाएगा, पहली बात। अब बच्चों के मन में ये भय पैदा हो जाता है कि भाई नया वेंडर आएगा तो क्या क्या कांड हो जाएगा। तो वो वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया है क्योंकि ऐसे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर वेंडर चेंज होने वाला है तो क्या होगा। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था उस वीडियो में, सिर्फ इतना कि वेंडर बदल भी जाए तो काहे इतना परेशान हो। थोड़ा बस जैसे पढ़ते हो तो आप अपनी पढ़ाई को लॉजिकल बना लो। बस जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको एक चीज छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो ऐसे सोचो। जैसे उस सवाल में कंडीशन दी है h मोर देन 4h, आपको याद है मैंने क्यों बोला कि इसको सोचो? सो दैट सोचने की क्षमता विकसित हो। दैट्स इट, यही आपको करना है। बाकी वेंडर वगैरह कुछ भी रहे आपको परेशान नहीं होना है। आप जब कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हो और आप सवालों में सोचना शुरू कर चुके हो कि भाई मैं सोचना जान गया हूँ, मैं चीजों को सोच पाता हूँ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज, ठीक है। तो डरिए मत। तो वो वीडियो का पर्पस डिफरेंट था। आप यूट्यूब ऑडियंस नहीं हो, आप मेरी, आप मेरे पेड कोर्स के बच्चे हो। कुछ भी ऐसी जरूरत की बात होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। तो आप यूट्यूब पे जो भी थंबनेल वगैरह जाता है उसमें मेरा भी उतना रोल नहीं होता है। टीम बोले यार ये टाइटल बनाओ कुछ, तो बना देते हैं ठीक है, टेंशन मत लो उतना, ठीक है। यूट्यूब इज डिफरेंट गेम एंड कोर्स इज डिफरेंट गेम। तो अगर ऐसा कुछ होगा, पहली बात तो मेरे बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब फालतू की बातें इन पे तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है। तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और तुम जैसा कंटेंट पढ़ रहे हो वैसा कोई नहीं पढ़ रहा है। तुम जिस तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हो कोई नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो यू आर इन द बेस्ट कोर्स, बिलीव मी। आई एम नॉट सेइंग यू गो एंड कंपेयर एंड वेस्ट टाइम, बट दैट्स द ट्रूथ। यू आर लर्निंग इन द बेस्ट कोर्स, जहां पर आपको थॉट प्रोसेस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, सोचने की क्षमता मिल रही है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाकी सब यूट्यूब वगैरह पे टेंशन मत लिया करो, क्या चलता है वहां चलने दो, जो भी चल रहा है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की यार कुछ क्लासेस बाकी हैं, यस आई नो विकास, और उसको करेंगे करेंगे, ठीक है, विल डू दैट, ठीक है। कोई डाउट है? क्या है सवाल? हिंदी थोड़ी बेटा मेरी कमजोर है, तो ये भागफल भाजक में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन देखते हैं। 6 शेषफल, अच्छा, और अंतिम भागफल ये क्या है? ये 11 है क्या? ये क्या है? 11 है क्या? भागफल क्या होता है? कोशेंट, राइट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भागफल को? कोशेंट। भाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया है तो संबंधित शेषफल क्या होंगे? मैं आपको हिंट दूंगा इस सवाल का, करूंगा नहीं आज, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक संख्या को 6 5 4 से डिवाइड करूंगा और मुझे 403 शेष मिलेगा, मतलब ये रिमाइंडर्स मुझे दिए हैं, ठीक है। संख्या को 6 5 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये रिमाइंडर्स आते हैं। तो आप मेरे को पहले तो उस संख्या को हमें निकालने की कोशिश करनी होगी कि वो संख्या किस प्रकार से होगा। और भागफल अगर कोशेंट 11 दिया है, तो हिंट दे रहा हूं मैं कि कोशेंट अगर 11 दिया है और आपने जब उसको 4 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 3 आया है लास्ट में, राइट, तो लास्ट में आपने उसको 4 से डिवाइड किया, भागफल यानी कोशेंट 11 आया और रिमाइंडर 3 आया, तो उस स्टेज पे जो आपका डिविडेंड होगा ये वो 47 है। उस स्टेज पे 47 है डिविडेंड। दिस इज वन ऑफ द हिंट हाउ थिंग्स विल गो ऑन। अब इसके जो प्रीवियस स्टेप्स हैं उनको रिलेट करिए। 5 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया, 6 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 4 आया। यू विल गेट ए नंबर एंड वंस यू गेट दैट नंबर देन यू स्टार्ट डिवाइडिंग बाई उल्टा। 4 5 6 से डिवाइड करिए और उत्तर निकालिए। तो अब इस हिंट के साथ थोड़ा ट्राई करना, बाकी फिर कल पूछ लेना, नहीं आएगा तो बताएंगे।
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। वो यार फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा कोई। ठीक है, चलो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। ख्याल रखिए, थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।